हूं आफ्ताब खान। वो 10 मई 1857 की एक काली शाम थी। दिल्ली से 43 मील दूर मेरठ छावनी में बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक नजर आ रहा था, लेकिन इतवार का दिन होने की वजह से कंपनी के फौजी सिविल अंग्रेज अफसरां के बंगलों में खासी छल पल थी। ज्यादातर बंगलों में छुट्टी के रोज शाम को सजने वाली महफिलों की तैयारियां हो रही थी। बागों में छलकदमी करने वाले अंग्रेज अफसरां की चाल से एक मखसूस खुद एतमादी बेफिक्री झलक रही थी। ऐसा लगता था कि ये इतवार किसी भी छुट्टी वाले दिन की तरह गुजर जाएगा, लेकिन हकीकत उससे बहुत मुख्तलिफ थी। सतह पर छाए सकवत के नीचे एक तूफान पंप रहा था और अनकरीब पूरा हिंदुस्तान उसकी लपेट में आने वाला था। अंग्रेज आकाओं के इशारों पर बरसने वाली बंदूकों का रुख अब बदलने को था। हिंदुस्तान की तारीख की सबसे बड़ी बगावत पककर तैयार हो चुकी थी और उसका आगाज मेरठ छावनी से होने वाला था। ठीक सूरज ढलते ही मुख्तलिफ रेजिमेंटों से ताल्लुक रखने वाले हिंदुस्तानी सिपाहियों ने छावनी के मरकजी जेल पर हमला कर दिया। उनका मकसद जेल में कैद अपने उन 85 साथियों को आज़ाद कराना था, जिन्हें कंपनी की तरफ से जारी करदा नए कारतूस इस्तेमाल न करने की पादाश में कोर्ट मार्शल करके एक रोज कबल कैद किया गया था। जेल हमले की खबर जंगल की आग की तरह मकामी सिपाहियों के बेरकून में फैल गई। ये उनके लिए इशारा था कि हाकिम और महकूम के बीच जिंदगी और मौत की लड़ाई शुरू हो चुकी है। चंद ही घंटों में छावनी के तमाम मकामी हिंदुस्तानी रेजिमेंटें बगावत का हिस्सा बन चुकी थी। बागी सिपाहियों ने असली और गोला बारूद के जखीरे को अपनी तवेल में ले लिया और मज़ाहमत करने वाले अंग्रेज अफसरां को फौरन मौत के घाट उतार दिया। रात गए तक छावनी मुकम्मल तौर पर बागी सिपाहियों के कब्जे में आ चुकी थी, लेकिन उनका मकसद सिर्फ मेरठ पर कब्जा करना नहीं था। वो बखूबी समझते थे कि हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला मेरठ पर नहीं बल्कि दिल्ली में होगा। उन्होंने वक्त जाया किए बगैर रात की तारीकी में ही दिल्ली की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी। 11 मई की सुबह तक बागी सिपाहियों की एक बड़ी तादाद दिल्ली के लाल किले के सामने इकट्ठी हो चुकी थी और मुगल बादशाह से मुलाकात की ख्वाहिशमंद थी। किले में भिखारी की जिंदगी गुजारने वाला 82 साला बहादुर शाह जफर उस सारी सूरत हाल को समझने से कासिर था। उसने हवास पाख्ता होकर अपने मुहाफ़िज़ दस्ते के इंचार्ज कैप्टन डिगलिस को सिपाहियों से बातचीत करने के लिए भेजा। डिगलिस भी गुज़िश्ता रात मेरठ में होने वाली बगावत से बिल्कुल बेखबर था और उसने रिवायती रौंट के साथ सिपाहियों को मुंतशर हो जाने को कहा। उस धमकी के नतीजे में उसे अपनी जान से हाथ धोने पड़े। सिपाही किले में दाखिल हो गए और किले के अंदर मौजूद मकामी रेजिमेंट फौरी तौर पर बागी सिपाहियों के साथ मिल गए। सिपाहियों ने किले में मौजूद तमाम अंग्रेज सिविल और फौजी अफसरां को कत्ल कर दिया और दीवान आम पर कब्जा करते हुए बहादुर शाह जफर को अपने मुतालबात सुनने पर मजबूर कर दिया। तमाम तर तारीखी शवाहिद इस अमर की तरफ इशारा करते हैं कि बहादुर शाह जफर का इस बगावत से कोई ताल्लुक नहीं था और ना ही वो इसका हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन बाकी सिपाहियों के खौफ से उसे मजबूरन बगावत की हिमायत करनी पड़ी। लाल किले पर कब्जे के बाद बगावत की आग पूरे दिल्ली शहर में फैलती चली गई और थोड़ी तजबजब के बाद दिल्ली छावनी के तीनों मकामी रेजिमेंटों ने बगावत में शमूलियत अख्तियार कर ली। दिल्ली के आम आबादी के एक वसी हिस्से ने भी बगावत की हिमायत करते हुए सिपाहियों का साथ दिया। चंद रोज तक अंग्रेज अफसरां और सिपाहियों के साथ झड़पों का सिलसिला चलता रहा। 16 मई आते आते दिल्ली मुकम्मल तौर पर बागी सिपाहियों के कब्जे में आ चुका था। दिल्ली पर कब्जे के बाद आने वाले हफ्तों और महीनों में बगावत शिमाली और वस्ता हिंदुस्तान में फैलती चली गई। 1857 की हिंदुस्तानी बगावत की बुनियादी वजह क्या थी और 1857 की बगावत की नुमायां रहनुमा कौन थे? फिर 1857 की बगावत में दिल्ली के मुहासरे की क्या अहमियत थी और अंग्रेज़ों ने 1857 की हिंदुस्तानी बगावत का क्या जवाब दिया? हिंदुस्तान के लिए 1857 की बगावत के नतायज क्या थे? 1857 की बगावत को कभी कभी आज़ादी की पहली जंग क्यों कहा जाता है? अब तक के खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।